हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। इस पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, किसी भी तरह से मैं आपको भ्रम में नहीं रखूंगा, क्योंकि 70 में 70 तभी आएंगे जब आपकी अच्छी तैयारी होगी, और 70 में 70 तभी आते हैं जब आप अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छी आपकी राइटिंग होती है, तब आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि हमें निराश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 70 में 70 का टारगेट लेकर चलें, 70 में 70 का लक्ष्य लेकर चलें और आप 65 प्लस बिल्कुल आसानी से कर लोगे। यदि आपका स्कोर 70 में 70 यानी आपका लक्ष्य 70 में 70 का रहेगा, तभी आप 65 प्लस या 70 में 70 भी आप कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 70 में 70 नहीं ला सकते। मेहनत करिए और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कोड याद कर लेना आप लोग। 823 EF कोड का गृह विज्ञान विषय का पेपर है, केवल बालिकाओं के लिए है और उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने गृह विज्ञान विषय को चुना है। आप लोग ध्यान दें, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का रहेगा। चलिए नोट के अंतर्गत ध्यान दें आप लोग। प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है जैसा कि निर्देश है, और निर्देश आप पढ़िए और उसके अनुसार बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों कुल 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर को चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि एक बार आपने OMR सीट में, मान लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न संख्या मान लीजिए 1, इसमें से डी वाला ऑप्शन सही है, पहले प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। आपने गलती से या जल्दबाजी में कोई और ऑप्शन भर दिया, यानी गोला काला कर दिया, तो अब ना तो आप इसको काट सकते हैं, इसको यानी जो आप गोला भरेंगे उसको ना तो आप काट सकते हैं, जब आपसे गलती होती है तब की बात है, और ना ही इसमें इरेजर से साफ कर सकते हैं, ना ही आपको व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निर्देश। यहाँ पर प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। यहाँ पर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, 4 नंबर का है या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना अनुक्रमांक यहाँ पर लिख देना है जो आपको पेपर मिलेगा, और अपना नाम भी लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, और इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान दें, निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR सीट में
गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आदर्श बजट माना जाता है। इनमें से किसको आदर्श बजट माना जाता है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं? तो आदर्श बजट किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर होगा बचत का बजट। इसे क्या माना जाता है? आदर्श बजट माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? इनमें से कौन सा है जो सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है? वाहक चेक, क्रॉस या रेखांकित चेक? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, विकल्प का और खा दोनों सही हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो क्रॉस या रेखांकित चेक होता है जिसे सबसे अधिक सुरक्षित चेक माना जाता है, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, 1 ग्राम में होते हैं। तो 1 ग्राम में क्या होते हैं? 1 ग्राम में मेरे प्यारे बच्चों 10 डेसीग्राम होते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रह विज्ञान एक ऐसी विषय है जिसमें आपको समझना अधिक है, रटना कम है। मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि ये प्रश्न है, आप देख सकते हो, सीधा उदाहरण, वर्षा का जल होता है। वर्षा यानी बारिश का जो पानी होता है वह कैसा पानी होता है? क्या शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, या नमकीन यानी लवण युक्त होता है, या इनमें से किसी प्रकार का नहीं होता? तो वर्षा का जो जल होता है यह होता है शुद्ध जल। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डालते हैं? वैसे तो आज का युग कुएं का नहीं रहा, क्योंकि आधुनिक युग में कुओं को आप बहुत ही कम मात्रा में देखेंगे, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कुएं उपलब्ध हैं और कुएं के जल को ही पीने के काम में लाया जाता है। लेकिन अधिकांश जो है कुएं का जल आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यहाँ पर प्रश्न है तो उत्तर भी होगा इसका। कुएं के जल को यदि शुद्ध करना है, साफ सुथरा करना है, तो इसके लिए उसमें क्या डाला जाता है? यहाँ पर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल दवा। लाल दवा कहते हैं जिसे आप कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से हो जाता है? इनमें से कौन सा रोग है जो अशुद्ध जल पीने से अथवा अशुद्ध यानी दूषित भोजन करने से हो जाता है? तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा, हैजा रोग, क्योंकि यह एक ऐसा रोग है जो अशुद्ध जल और अशुद्ध भोजन करने से हो जाता है। ओजोन परत के ह्रास का मतलब होता है ओजोन परत जो है का विनाश हो रहा है, यानी ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? CFC। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसका जो है एक कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि CFC का तात्पर्य क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, डेंगू रोग फैलता है तो डेंगू रोग कब फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? तो डेंगू रोग और मलेरिया रोग, आप लोग याद कर लीजिएगा, डेंगू रोग और मलेरिया रोग ये दोनों रोग किसके द्वारा फैलते हैं? मच्छर के काटने से फैलते हैं। यहाँ पर माँ से मलेरिया, माँ से मच्छर, मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसके पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं। डेंगू रोग फैलता है किसके काटने से? मच्छर के काटने से। डेंगू रोग या फिर मलेरिया रोग मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है, मिल्टन क्लॉथ होता है तो मिल्टन चाक होती है एक, जिससे कपड़ा काटने से पहले उस पर निशान लगाया जाता है मिल्टन चाक से, ताकि निशान आसानी से मिटाया जा सके और दिखने में भी जो है स्पष्ट दिखाई दे। लेकिन एक होता है मिल्टन क्लॉथ यानी कपड़ा,
कपड़ा। तो यह कैसा होता है, किस तरह का होता है? तो जो मिल्टन क्लॉथ होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है सूती कपड़ा। एक बार शेयर कर दें आप सभी लोग इस वीडियो को, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप गृह विज्ञान विषय और चित्रकला, सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने आपको क्लियर करा दिया, फिर आप बाद में मत कहना कि आपने सर बोला था सभी विषयों की तैयारी करने के लिए, लेकिन आपने कराया नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं स्पष्ट बता रहा हूं आप सभी को। गृह विज्ञान विषय, चित्रकला विषय, हिंदी विषय और सामाजिक विज्ञान विषय की धुआंधार तैयारी करें आप 2025 बोर्ड एग्जाम की। बाकी अन्य विषयों की तैयारी कराने के लिए आप अन्य प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, यानी अन्य जगह से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आधुनिक युग है, इंटरनेट का ज़माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि नील का प्रयोग हम किस वस्त्र पर करते हैं? जो सफेद और सूती वस्त्र होते हैं उन पर नील का प्रयोग किया जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो मांसपेशियों की मजबूती होती है मेरे प्यारे बच्चों किस तत्व के कारण? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों की मजबूती होती है प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों को सुरक्षित रखती है? यदि हम इस विधि से, यहाँ पर जो दिए विकल्प हैं इनमें से किसी एक विधि से भोजन पकाते हैं तो भोजन के पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। वह विधि कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर होगा भाप द्वारा पकाना। प्रश्न अगला है, स्कर्वी का रोग होता है, यानी इस पर स्कर्वी रोग होता है किसके द्वारा? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अस्थिभंग के लक्षण हैं। अस्थिभंग लिखा होता या लिखा होता अस्थिभंग, या लक्षण पूछा गया होता या पहचान लिखा होता तो भी ऑप्शन यही सही होते जो इसमें हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अस्थिभंग का सबसे पहले तो आप अर्थ समझ लीजिए। अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी। अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी। और भंग का अर्थ होता है टूटना। हड्डी टूटना, यानी जब हड्डी टूट जाती है तो इसके लक्षण या इसकी पहचान क्या है? सबसे पहला लक्षण है सूजन आ जाती है। यदि पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी टूट गई है तो क्या होगा? वहां पर सूजन आ जाएगी। दूसरा लक्षण है दर्द बहुत होता है। जिसका भी हाथ या पैर टूटा है आप समझ सकते हैं उसको कितना दर्द होता होगा। अगला है अंग निष्क्रिय हो जाता है। मान लीजिए हाथ टूट गया है तो वह हाथ काम करने योग्य नहीं रहेगा कुछ दिनों के लिए। यहां पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी अस्थिभंग के लक्षण या पहचान क्या है? ये सभी हैं। प्रश्न अगला है, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन गैस के द्वारा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, रक्त शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? शरीर के किस अंग में होता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, थर्मामीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो थर्मामीटर के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? शरीर का तापमान ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी जानते हो कि बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं? प्रायः जब हमें
ठंडी सेंक देनी होती है। यानी यदि मान लीजिए किसी को तेज बुखार यानी तेज ज्वर है, तेज बुखार या तेज ज्वर है, तो इसके लिए ठंडी सेंक दी जाती है। और ठंडी सेंक देने में किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ग वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है खंड बा यानी पार्ट बा। यहाँ पर भी निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 है यहाँ पर, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 2 नंबर का। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर रटना ना पड़े। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, प्रश्नोत्तर या उत्तर संख्या 21, इसका उत्तर क्या होगा? पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है। पारिवारिक बजट जो होता है एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय, आय का अर्थ होता है आमदनी और व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च यानी खर्चा। तो संबंधित जो है परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। पारिवारिक बजट क्या कहलाता है? पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के यानी जिसका पारिवारिक बजट बनाया जाता है उस परिवार के निश्चित अवधि मान लीजिए 1 महीने में, 1 माह यानी 1 महीने में परिवार के द्वारा कितना जो है खर्च किया गया, कितनी आमदनी हुई परिवार की, इसका जो है विवरण लिखा होता है, उसे क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 22 है यहाँ पर, बचत के 4 उद्देश्य या लाभ लिखिए। बचत के 4 उद्देश्य क्या हैं या लाभ क्या हैं? तो यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आप लोग, बचत का पहला लाभ है भविष्य को सुरक्षित बनाना। बचत करके हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको भी हम पूरी कर सकते हैं, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। किसके द्वारा? यदि हमने बचत की है तो। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो जाती है क्योंकि यदि हमारे पास रुपया है, पैसा है, तो हमें समाज में क्या मिलेगा? हमें समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलेगा। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास आज के युग में सम्मान भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। अगला है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में योगदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? यानी हमें जल यानी पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर आप लोग यहाँ समझें। जल की प्राप्ति मुख्य स्रोत क्या है जल प्राप्ति के? समुद्र, वर्षा का जल, नदियां, तालाब, कुएं, झीलें, झरने एवं सोते, यानी इतने जगह से हमें जल की प्राप्ति होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 24 का उत्तर, भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विषाक्त भोजन किसे कहते हैं या क्या कारण है जिस कारण से भोजन विषाक्त हो जाता है, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, घर पर कपड़ा सिलाई करने के 2 लाभ लिखिए। यदि घर पर कपड़े सिले जाते हैं तो इससे क्या लाभ हैं? चलिए यहाँ पर आप लोग समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। घर पर कपड़ा सिलाई करने से
धन एवं कपड़े की बचत होती है। यदि घर पर कपड़ा सिला जाता है तो किसकी बचत होती है? धन यानी हमारा पैसा बचता है और कपड़े की भी बचत होती है। तथा अपने प्रियजनों के लिए वस्त्र तैयार करने से विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने किसी प्रियजन के वस्त्र तैयार कर देते हैं तो इससे हमें एक विशेष प्रकार की खुशी का भी अनुभव होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 26। मोच के लक्षण लिखिए। मोच के लक्षण या मोच की पहचान क्या है? तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है इसका प्रश्नोत्तर संख्या 26 का। आप लोग ध्यान दें, मोच आने के लक्षण क्या हैं? संबंधित अंग में सूजन आ जाती है। जिसमें मोच आएगी, जहां पर मोच आएगी उस स्थान पर सूजन आ जाएगी। तथा इधर उधर हिलाने डुलाने में पीड़ा यानी दर्द होता है। मोच आने वाले अंग का रंग कुछ कुछ नीला काला होने लगता है। मोच जहां पर आई है वहां का जो है अंग जो है वह कुछ कुछ नीला और काला होने लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप यहाँ पर ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न होगा जिसके लिए निर्देश पढ़ना जरूरी है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 है, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदों यानी आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर, पारिवारिक बजट संबंधी प्रमुख मदें इस प्रकार से हैं। पहला, आहार एवं तत्संबंधी सामग्री। आहार और तत्संबंधी सामग्री के लिए पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। क्या आवश्यकता है? पारिवारिक बजट बनाने की। वस्त्र एवं परिधान संबंधी मद यानी हमें वस्त्र खरीदने के लिए भी पारिवारिक बजट बनाना आवश्यक है। आवास संबंधी मद। अगला है बच्चों की शिक्षा संबंधी मद। और अगला है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मद। अन्य घरेलू व्यय संबंधी मद, यातायात व्यय संबंधी मद, व्यक्तिगत व्यय संबंधी मद, पारिवारिक बचत संबंधी मद। तो पारिवारिक बजट के उपर्युक्त सभी मद पारिवारिक बजट को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या आप लोग 28 देखें, क्योंकि अथवा में अब प्रश्न नहीं आएगा 2025 में। तो यहाँ पर 28वां प्रश्न क्या है? डेंगू के कारण तथा लक्षण लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर समझेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 28 क्या है? डेंगू ज्वर। यह एक विषाणु RNA विषाणु जनित रोग है। यह रोग मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। जब मादा मच्छर रोगी का रक्तपान करती है तो यह 9 से 12 दिनों में स्वयं संक्रमित हो जाती है। और यही संक्रमित मादा मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति का रक्तपान करती है तो लार के साथ विषाणु भी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। अब लक्षण क्या है डेंगू ज्वर के? पहला लक्षण है डेंगू ज्वर में तीव्र ज्वर के साथ अस्थियों के जोड़ों में अत्यधिक पीड़ा होती है। और इसलिए इस कारण या इस रोग में विषाणु जो है होते हैं, ये क्या करते हैं? इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण रक्तस्राव हो जाने के कारण, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर छूट गया, इस कारण इसे हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। यानी अस्थियों में यानी हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगला क्या है? इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण रक्तस्राव हो जाने के कारण रक्तस्राव ज्वर भी हो सकता है। इसके फलस्वरूप रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। अगला है शरीर और चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं। और रोकथाम के उपाय क्या हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग समझेंगे बिल्कुल अच्छे से। इस रोग के वाहक मच्छर स्वच्छ जल में पनपते हैं। ये जो रोग है और इसके जो मच्छर हैं स्वच्छ जल में पनपते हैं, जैसे कि कूलर में, पानी के टैंक में या जहां पानी एकत्र हो जाए। अतः मच्छरों से बचाव के लिए सप्ताह में एक बार इन सभी स्थानों की सफाई कर देनी चाहिए।
जिससे इनके प्रजनन स्थल नष्ट हो जाएं। वयस्क मच्छरों को नष्ट करने द्वारा यहाँ पर करके अथवा मच्छरों से स्वयं का बचाव करके रोग से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर कुकर की क्या उपयोगिता है? इसका उपयोग आप सभी जानते हैं क्यों होता है, किस लिए होता है। तो प्रश्न संख्या 29 का आप उत्तर यहाँ पर समझिएगा। प्रेशर कुकर पाक क्रिया के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपयुक्त उपकरण है। इसमें खाद्य सामग्री को भाप के द्वारा दबाव को बढ़ाकर ताप द्वारा पकाया जाता है। यह बंद पतीले के आकार का होता है। इसमें भोज्य पदार्थ शीघ्र गल जाते हैं तथा पोषक तत्व नष्ट होने से बच जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाए गए भोज्य पदार्थ शीघ्र गल जाते हैं और उसमें क्या होता है, पोषक तत्व नष्ट होने से भी बच जाते हैं। प्रेशर कुकर में पकाए गए दाल, चावल, सब्जी आदि की स्वाभाविक सुगंध एवं स्वाद बने रहते हैं। इसके प्रयोग से समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है तथा ईंधन भी कम लगता है और इससे में धन की भी बचत होती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप अच्छे से समझेंगे। प्रश्न अगला यहाँ पर है प्रश्न संख्या 30, हड्डी की टूट एवं मोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा वाले प्रश्न में नहीं करा रहा क्योंकि अथवा में प्रश्न नहीं आना है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 का उत्तर क्या होगा। हड्डी की टूट तथा मोच दोनों का संबंध अस्थियों से ही है, परंतु इन दोनों में स्पष्ट अंतर हैं। पहला अंतर क्या है, हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा अंतर है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है जबकि मोच अस्थियों की संधि पर विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है जबकि यह संधि पर खिंचाव पड़ने ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। तीसरा अंतर यानी चौथा अंतर क्या है, जिस स्थान से हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है। किसमें? हड्डी की टूट में। जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट होती है। तो ये है हड्डी की टूट और किसमें अंतर, मोच में अंतर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 31, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। यहाँ पर जो अथवा में प्रश्न दिए गए हैं इनको भी आप लोग तैयार कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका उत्तर आप लोग समझेंगे यहाँ पर। और ये थोड़ा सा एक छूट गया, हड्डी की टूट और हड्डी उसमें मोच में क्या अंतर, एक छूट गया। चलिए यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। हड्डी टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है, यह बाहर भी चोट लगी है तो रुधिर निकल सकता है, जबकि जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला हो जाता है। सामान्यतः रुधिर बाहर नहीं निकलता है। तो चलिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है, चलिए इसका उत्तर आप समझेंगे यहाँ पर। प्रश्नोत्तर संख्या 31, तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। यदि आप तापक्रम चार्ट बना लेते हैं तो जब आप बुखार चेक करेंगे रोगी का तो उस पर लिखेंगे और बार बार ऐसा आप करेंगे तो एक चार्ट बन जाएगा और इस चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है और इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तापक्रम चार्ट क्यों बनाया जाता है
कि इसकी जानकारी लेकर यह स्थिर रहता है। इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आगे देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निर्देश दिया गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 है यहाँ पर, डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का, जो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, डेंगू रोग के कारण क्या हैं, लक्षण एवं उनसे बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में प्रश्न आप देख सकते हैं, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक है। और अथवा में है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए एवं ड्राफ्टिंग कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है प्रश्न, ये सभी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल से ज़रूर पढ़ें, 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करें। जय हिंद।